योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खूबी या खासियत ये है कि वो हर एक छोटी सी छोटी बात का पूरा ध्यान रखते हैं। कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए इसका ख्याल रखते हैं और किसी को परेशानी न हो इस बात का भी ध्यान रखते हैं। और जब कोई जानबूझकर गड़बड़ी करे तो उसे कानून की भाषा अच्छे से पढ़ाना भी जानते हैं। मुरादाबाद की घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने इस बात के आदेश दिए हैं कि अगर पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी और स्वच्छता कर्मियों पर कोई हमला करे तो दोषी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एनएसए और भारतीय दंड संहिता समेत सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपद्रवी तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने पर नुकसान की भरपाई के लिए उनसे वसूली की जाए। मुख्यमंत्री ने पैसा न देने पर उनकी संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस भी जाए और अब प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को छिपाने वालों पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही इनकी तलाशी न करने वाले थानेदारों पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार से लोक भवन में बैठना शुरू कर दिया है। उन्होंने कोविड-19 की निगरानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए बनी टीम 11 के साथ हॉटस्पॉट की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमित यदि आइसोलेट न हुए तो वो कैरियर साबित होंगे। इन्हें पराश्रय देने वालों और इनकी तलाशी न लेने वाले थानेदारों पर कार्रवाई होगी। सीएम ने मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हमले का भी जिक्र किया। कोरोना का संक्रमण राज्य के 48 जिलों में है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों पर हमला किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। उपद्रवियों से ही नुकसान की वसूली की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पुलिस जरूर भेजी जाए। आपको बता दें कि बुधवार दोपहर कोरोना संक्रमित मृतक के परिवार के 4 सदस्यों को क्वारंटीन कराने पहुंची स्वास्थ्य टीम पर हमला कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 महिलाओं समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर एनएसए के साथ महामारी एक्ट समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। जूम ऐप सुरक्षित नहीं है, इसके लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की। लेकिन राहुल गांधी जूम ऐप के जरिए मीडिया से रूबरू हुए। देशी विदेशी एक्सपर्ट से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ था और कांग्रेस के सबसे प्रिय विषय लॉकडाउन पर तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर ही तैयार कर रखा था। इसलिए उनके पास सब कुछ नया था। जैसे कि जिस भीलवाड़ा मॉडल का श्रेय उन्हें दिलवाने के लिए सोनिया गांधी कुछ दिन पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिदायत दे रही थीं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ये कहते रहे कि सब कुछ राहुल गांधी की प्रेरणा और दिशा निर्देशों से हो पा रहा है। राहुल गांधी मीडिया के सामने वो सब कुछ भूल गए और वायनाड करते दिखे। जिस लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने की कांग्रेस राज्यों में होड़ मची कि कैसे पीएम मोदी से खुद को एक कदम आगे साबित करें, उन सभी मतलब कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत और उद्धव ठाकरे की एक तरह से ऐसी तैसी करते हुए राहुल गांधी ने सिर्फ टेस्टिंग की बात की। राहुल बार बार ये बताने की कोशिश करते रहे कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ बात टालने वाली बात है। लॉकडाउन हटा नहीं कि कोरोना फिर से बेकाबू हो जाएगा, मतलब कि लॉकडाउन को उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से खारिज कर दिया। राहुल का लॉकडाउन से मोह भंग हुआ तो इसकी आंच सोनिया गांधी तक पहुंची। अब तक लॉकडाउन का मोर्चा कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ही संभालते रहे हैं। 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी तो भी रिएक्शन चिदम्बरम का ही आया था। एक बारगी तो चिदम्बरम ने लॉकडाउन का फैसला देर से लिए जाने पर निराशा ही जताई थी, लेकिन दुरुस्त कदम भी बताया था, क्योंकि उससे ठीक पहले चिदम्बरम लॉकडाउन की ही मांग करते रहे। राहुल गांधी ने लॉकडाउन की मांग तो नहीं की थी, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे पर ध्यान न देने के लिए मोदी सरकार की आलोचना जरूर की थी। प्रधानमंत्री मोदी के संपूर्ण लॉकडाउन के ऐलान से ठीक पहले राहुल गांधी ने लोगों से अपील की थी कि वो सोशल आइसोलेशन का सख्ती से पालन करें ताकि कोरोना वायरस के फैलने की स्थिति का मुकाबला किया जा सके। और इसके मुताबिक राहुल गांधी ने ये भी अपील की थी कि कोशिश की जानी चाहिए कि लोग आपस में एक दूसरे से दूरी बनाकर रहें और कम से कम मुलाकात की कोशिश करें। राहुल गांधी ने आने वाले 3-4 हफ्तों को बेहद नाजुक बताया था और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के हवाले से आशंका जताई थी कि भारत में कंटेनमेंट के उपाय न किए जाने की स्थिति में कोरोना वायरस तेजी से फैल सकता है। राहुल गांधी लॉकडाउन के नाम से भले ही परहेज कर रहे हों, लेकिन कंटेनमेंट, आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपाय आखिर क्या हैं? आखिर लॉकडाउन की स्थिति में भी तो ये तौर तरीके को ही अपनाया जाएगा। संपूर्ण लॉकडाउन किए जाने पर चिदम्बरम ने तो खुलकर बयान दिया ही था। सोनिया गांधी ने भी सरकार को सपोर्ट करने की बात कही थी
और पत्र लिखकर कुछ सुझाव भी दिए थे। लेकिन फिर बाद में तीनों कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पी चिदम्बरम लॉकडाउन को लेकर सरकार की आलोचना भी करने लगे। गौर करने वाली बात यह रही कि तीनों में से किसी ने लॉकडाउन पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन अब राहुल गांधी लॉकडाउन को निहायत ही गैर जरूरी साबित करने की कोशिश में लगते हैं। मीडिया के सामने राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर मुख्य तौर पर 3 बातें बताई। पहली बात ये कि कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार टेस्ट है। टेस्ट से ये जान सकते हैं कि वायरस कहां घूम रहा है और उसे अलग करके कैसे लड़ा जा सकता है। राहुल गांधी ने दूसरी जरूरी बात ये कही, लॉकडाउन सिर्फ समय देता है ताकि टेस्ट किया जा सके, अस्पताल बढ़ाए जा सके और वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया जा सके। एक गलत धारणा है जिसे मैं साफ करना चाहता हूं कि किसी भी तरह से लॉकडाउन वायरस को हराता नहीं है। तीसरी बात ये कही कि लॉकडाउन एक पॉज बटन की तरह है, ये किसी भी तरह कोरोना वायरस का समाधान नहीं है और जब हम लॉकडाउन से बाहर आते हैं तो ये फिर से अपना काम करने लगता है। सवाल ये कि अगर राहुल गांधी को लॉकडाउन से इतनी ही परहेज है तो उन्हें प्रधानमंत्री से पहले तो उनको अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह को कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछने चाहिए। वो चाहें तो उनके साथ सख्ती से भी पेश आ सकते हैं। लॉकडाउन को खारिज करने से पहले राहुल गांधी को कम से कम 3 सवालों के स्पष्ट जवाब तो देने ही चाहिए। पहला ये कि अगर राहुल गांधी की नजर में लॉकडाउन से कुछ भी नहीं होने वाला तो सबसे पहले राजस्थान में अशोक गहलोत ने लॉकडाउन क्यों लागू किया? फिर अशोक गहलोत के ठीक बाद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन क्यों लागू किया? दूसरा सवाल ये कि अगर लॉकडाउन से वाकई कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की लॉकडाउन 2.0 की घोषणा से पहले ही राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में लॉकडाउन की मियाद 2 हफ्ते के लिए क्यों बढ़ाई गई? तीसरा और आखिरी सवाल ये कि अगर लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस के राज्य प्रमुखों की मीटिंग में भीलवाड़ा मॉडल का खासतौर पर जिक्र करते हुए राहुल गांधी की कामयाबी का क्रेडिट क्यों दिया? क्या राहुल गांधी ये बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को लॉकडाउन लागू नहीं करना चाहिए था? ऐसा राहुल गांधी शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर लॉकडाउन लागू न हुआ होता तो दिल्ली सहित देश भर में लोगों का पलायन न हुआ होता और लॉकडाउन की मियाद 2 हफ्ते के लिए और नहीं बढ़ाई गई होती तो बांद्रा में पूर्वांचल के लोगों की भीड़ जमा नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी तो ये देख और समझ रहे होंगे कि कैसे लॉकडाउन लागू किए जाने के बावजूद लोग क्वारंटाइन तोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अपने गुजरात के विधायक इमरान खेड़ावाला की हरकतें तो उन्हें याद ही होंगी, जो कोरोना के लक्षणों के साथ सीएम ऑफिस तक आ पहुंचे और कई बड़े नेताओं और अफसरों के लिए खतरे का कारण बन गए। जिस देश में लोग इलाज के वक्त डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर थूक रहे हों, जिस देश में लोग कोरोना टेस्ट करने जा रहे डॉक्टर्स पर धावा बोल रहे हों, जिस देश में लोग क्वारंटाइन के लिए गए डॉक्टर्स को एम्बुलेंस से खींचकर पीटने में लगे हों, पुलिस टीम पर पथराव कर रहे हों, वहां लॉकडाउन किसी को फालतू की कवायद लगे तो उसकी समझ पर तरस आता है, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। लेकिन अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखने के लिए राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। सवाल ये है कि जिस जमीन को बचाने में वे लगे हैं वो बची भी है या गई। सोशल मीडिया पर पिछले काफी दिनों से बीजेपी नेता और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट अपनी पोस्ट की वजह से काफी ट्रोल हो रही है। कुछ समय पहले उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने तबलीगी जमात को लेकर निशाना साधा था। इसके बाद से वो लगातार सोशल मीडिया पर लोगों का निशाना बनती जा रही है। बबीता के उस पोस्ट को लेकर जहां लोग तरह तरह के मैसेज उन्हें कर रहे हैं तो वहीं अब उन्होंने एक वीडियो रिलीज कर उन सभी ट्रोलर्स को जवाब दिया है जिसमें उन्होंने धमकी देने वालों को करारा मैसेज दिया है। वीडियो के जरिए बबीता फोगाट ने साफ कर दिया है कि वो अपने ट्वीट पर कायम है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। बबीता फोगाट ने कहा कि यदि तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं फैलाया होता तो आज लॉकडाउन खुल चुका होता और कोरोना वायरस हिंदुस्तान में हार गया होता। बबीता ने कहा कि जिन लोगों को सच सुनने में तकलीफ होती है वो सच सुनने की आदत डाल लें। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो में बबीता फोगाट ने दंगल फिल्म की अभिनेत्री जायरा वसीम का भी जिक्र किया। बबीता ने कहा कि वो किसी की धमकियों से डरकर घर बैठने वाली नहीं है और देश के लिए ऐसे ही बोलती रहेंगी। सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने 1-2 ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर
एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूं कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूं। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूं और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूं और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पहले वधावन ब्रदर्स का कांड और उसके बाद बांद्रा की घटना, दोनों ने मिलकर पहले से ही अलोकप्रिय सीएम उद्धव ठाकरे की बची खुची साख में बट्टा लगा दिया। 3 पार्टियों के तिकड़म से सीएम बने उद्धव ठाकरे और उनके भोंपू संजय राउत को लगने लगा है कि अगर वक्त रहते छवि नहीं बचाई गई तो काम हो जाएगा। इसलिए ये बहाना तलाशा गया कि ये सब तो सीएम ठाकरे की छवि को खराब करने की साजिश है और जल्द ही इसका भांडाफोड़ होगा। ये बात सब जानते हैं कि वधावन ब्रदर्स के एनसीपी नेताओं से कितने करीबी संबंध हैं और बांद्रा का अफवाहबाज विनय दुबे तो एनसीपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुका है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का भक्त है। अब बचा क्या है साबित करने को? लेकिन शिवसेना के किसी नेता में इतनी ताकत तो है नहीं कि वे शरद पवार की पार्टी की तरफ अंगुली उठाएं। इसलिए तलाश उस रास्ते की हो रही है कि कैसे भी ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया जाए। सूत्र बताते हैं कि शिवसेना इसी लाइन पर काम कर रही है। हालांकि ये सब कर पाना आसान नहीं है, इसलिए शिवसेना की पहली कोशिश उद्धव ठाकरे की छवि को चमकाने की है। शिवसेना के आईटी सेल ने एक अभियान शुरू किया। इसमें उद्धव ठाकरे की मुस्कुराती हुई तस्वीर और इसके साथ सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र विद सीएम ठाकरे कैंपेन शुरू किया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पहले फोटो में उन्हें सबसे संघर्षशील बताया गया है। वही एक अन्य फोटो में उन पर टिप्पणी करने वालों के लिए कटाक्ष लिखा है, जलने वाले जलते रहेंगे, हम इसी रोशनी में चलते रहेंगे और अपने जलवे दिखाते रहेंगे। एक अन्य फोटो में न झूठा वादा न ही गलत बातें, सच्चा नेता लिख दिया गया है। इसके साथ ही अन्य कई फोटोज भी जारी किए गए जिसमें मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। शिवसेना की सोशल मीडिया की तरफ से ये अभियान चलाया गया। बांद्रा में हुई घटना के बाद राज्य सरकार पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राज्य सरकार की सुरक्षा व कानून व्यवस्था और खाद्य आपूर्ति आदि मामलों में सरकारी वादों पर सवालिया निशान लगे। इस घटना के बाद शिवसेना को लग गया है कि अब तक बेहतर काम कर रहे मुख्यमंत्री के पीछे कुछ लोगों की साजिश है। इसके चलते शिवसेना ने मुख्यमंत्री के ब्रांडिंग की शुरुआत कर दी। अगर ये सब प्रचार का स्टंट करने की जगह उद्धव मजदूरों के लिए राशन पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करते, अपने मंत्री अनिल देशमुख की चाबी घुमाते और प्रशासन को दुरुस्त करने को कहते तो उद्धव की छवि अपने आप सुधर जाती। लेकिन पिछले दरवाजे से सीएम बनने वाले उद्धव की लोकप्रियता भी पिछले दरवाजे से ही हासिल करना चाहते हैं। कोरोना संकट में उद्धव ठाकरे के बाद देश के सबसे बड़े असफल सीएम नीतीश कुमार को माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार के प्रवासी मजदूरों को अपने प्रदेश में घुसने नहीं दिया, लेकिन अब तक वे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि सिवान में जमाती कैसे घुस आए। दिल्ली से भगाए गए बिहार के मजदूरों को अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शरण नहीं देते तो नीतीश कुमार क्या करते? जिस तरह अरविंद केजरीवाल के चेलों ने अफवाह फैलाकर आनंद विहार बस अड्डे पर बड़ी भीड़ जुटाई, यूपी पर दबाव बनाया, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए यूपी की सीमाओं को खोल दिया, उनके रहने और खाने का प्रबंध किया गया। तो क्या गलती कर दी? लेकिन नीतीश कुमार अपनी नाकामी दूसरों पर थोपना जानते हैं। इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों के लिए बसें भेजी तो नीतीश कुमार को मिर्ची क्यों लगी? सवाल यह है कि इससे नीतीश कुमार को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पड़ता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि किसी भी प्रदेश में फंसे बिहारी मजदूरों के लिए खाने का वे इंतजाम ही नहीं बल्कि पैसा भी दे रहे हैं। तो इस बात के एक भी सबूत वे पेश क्यों नहीं कर पाते?
ये सारी बातें वे टीवी विज्ञापनों में करते हैं और इसी वजह से वे योगी आदित्यनाथ से खफा हैं और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से इस बात की घटिया गुजारिश कर रहे हैं कि किसी बच्चे को जाने मत देना। ऐसी घटिया सोच कम से कम किसी सीएम की तो नहीं हो सकती। दरअसल राजस्थान के कोटा में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कोटा में देश भर के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रहते हैं। कोटा में कोरोना फैलने की खबर आने के बाद इन छात्रों के लिए खतरा बढ़ गया है। मांग होने लगी है कि छात्रों को वहां से निकाला जाए। मामले को तूल पकड़ता देख राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार इन छात्रों को यहां से जाने देने के लिए तैयार हो गई है। उसके बाद मीडिया में खबर आई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान में 300 बसें भेज वहां फंसे अपने राज्य के छात्रों को निकलवा रही है। इस मसले पर बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने राजस्थान सरकार को पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि कोटा ये यूपी के छात्रों को निकलने देने का फैसला भानुमति का पिटारा खोलने जैसा है। यदि आप छात्रों को कोटा से निकलने की अनुमति देते हैं तो आप किस आधार पर प्रवासी मजदूरों को वहां रुकने के लिए कह सकते हैं? इसलिए राजस्थान सरकार को चाहिए कि वे बसों को जारी की गई विशेष परमिट को रद्द कर दे। लॉकडाउन के दौरान बस भेजकर अपने लोगों को निकालने के सवाल पर यूपी और बिहार के बीच पहले भी टकराव के हालात बन चुके हैं। 21 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश में लॉकडाउन की घोषणा किए जाने के बाद दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भारी संख्या में दिहाड़ी मजदूर जमा हो गए थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। इसके बाद यूपी सरकार ने विभिन्न जिलों के लिए बसें भेजकर अपने लोगों को दिल्ली से बुला लिया था।